So again, Auzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. I welcome to all of you on the platform of CSS Brindwi. As you all know that we have started our batch number 2 September session. उसकी ये पूरी सीरीज चल रही है. हमारा September 5th को जो है वो ओरिएंटेशन सेशन था. उसके बाद से हमारा एक मेंटोरिंग का सेशन था CSS ऑफिसर्स के साथ. देन जो है हमारा जो है वो कल जो थी करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास थी और जो है हमारी इस्लामियत की क्लास थी. आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं, यानी इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन की, और फिर उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी की. चले जी, हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. अब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वेल एंड गुड, जितने नहीं हैं अब उनका इंतजार मजीद नहीं कर सकते जी. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू नो मी वेरी वेल. जो नहीं जानते उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा दे देता हूँ. My name is Agha Shahryar Khan. I am the CEO of CSS Brindwi. I belong to the 48th common currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. आप लोगों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो लोग जानते हैं वो पता है उन लोगों को. अच्छा जी, पहले क्लास शुरू करने से पहले इंग्लिश एसे की, अगर आप लोगों मुझे काइंडली चैट्स पर ये बता दें कि सबको मेरी आवाज क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है कहीं पर भी. काइंडली सोहेल अहमद चन्ना अपना माइक बंद कर लें. बख्तावर अपना माइक बंद कर लें काइंडली. बस यहाँ रख दीजिएगा. थैंक यू. बस ठीक है. अच्छा जी, इंग्लिश एसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास. अगर अभी तक आप मुझसे पूछें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्लास कौन सी है इस सेशन की, तो मेरे ख्याल में शुरू का जो ग्रैंड ऑनलाइन सीएसएस सेशन था फॉर दूस एस्पायरेंट्स हु डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सीएसएस, एक वो, और आज की क्लास दोनों के लिए, वो जिनको सीएसएस का कुछ भी नहीं पता और वो जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, सीनियर एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए भी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन मैं वो बात बोलता चलूं जो हर ओरिएंटेशन सेशन से पहले बोलता हूं कि इस ओरिएंटेशन सेशन के दो मकसद होते हैं. पहला मकसद तो यह है कि वो बच्चे जो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको एक रोड मैप बताया जाए कि हम उनको किस तरह सीएसएस एसए की तैयारी करवाएंगे. और जो दूसरा मकसद है, जो कि बहुत जो इसका मेन मकसद है, कि इस 80 to 90 मिनट्स में आप लोगों की तमाम तो नहीं, मोस्टली जो मैक्सिमम कंफ्यूजन्स हैं, कंट्रोवर्सीज है, प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है रिलेटेड टू इंग्लिश एसे, उसको सॉल्व किया जाए, उसको टैकल किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, और कोशिश की जाए कि आपको एक जो है वो आंसर दिया जाए, आपको एक रोड मैप दिया जाए कि इस तरह इंग्लिश एसे तैयार करना. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, पहले बात करते हैं कि व्हाई 90% और 98% पीपल फेल इन इंग्लिश एसे. पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश एसे की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या चीजें होती हैं. बट पहले इस पर बात करना बहुत जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस व्हाई 98% पीपल फेल इन इंग्लिश एसे, बिकॉज यू शुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक. आपको, ताकि आप ये मिस्टेक्स, ये ब्लेंडर्स को रिपीट ना करें. मैं ये बात आज बोल रहा हूं, आज है मेरे पास मेरे ख्याल में 7 सितंबर, लेकिन मैं ये बात श्योरिटी से कह सकता हूं कि आप में से भी 95% बच्चे यही मिस्टेक्स को दोहराएंगे जो यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है, मैं ये गारंटी से कह रहा हूं कि आप भी ये चीजें करेंगे. बट अगेन बताने का मकसद ये है कि ये चीजें रिपीट ना करना, ये गलतियां रिपीट ना करना जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं. मैं आपको बताता हूँ, फिर ये भी बताऊंगा कि ये चीजें मुझे कैसे पता चली कि स्टूडेंट इन चीजों की वजह से फेल हो जाते हैं. बच्चे ये भी तो पूछे ना, सर ने अपनी मर्जी से लिख दिया, उनको क्या पता, बताऊंगा मैं आपको. पहला रीजन जी,
इंग्लिश एसे में फेल होने का? पैनिक एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बात याद रखना, वो बच्चे का रेशो हमेशा एसे में फेल होने का ज्यादा होता है जिन्होंने सीएसएस एसे को एक इम्प्रेग्नेबल इमेज, इम्प्रेग्नेबल ऑब्जेक्टिव बनाया होता है, जो ये समझते हैं कि सीएसएस के अंदर एसे का पेपर हम पास ही नहीं कर सकते, जो ये समझते हैं कि सीएसएस का एसे पास करने के लिए इलीट एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, इसके अलावा हम इंग्लिश का एसे पास नहीं कर सकते। ऑल्दो वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, जैसे ही उनके पास एसे का पेपर आता है पैनिक होते हैं, उस पैनिक की वजह से वो इंग्लिश एसे के अंदर फेल हो जाते हैं। सेकंड रीजन, फ्लॉ इन प्रिपरेशन। उनकी प्रिपरेशन के अंदर फ्लॉ होता है। अब वो प्रिपरेशन के अंदर फ्लॉ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैं आपको बताता हूं। पहली फ्लॉ जो है, आपका टेक्निक नहीं पता होती उनको, ठीक है, टेक्निक पे भी हम बात करेंगे। देखें जी, फिर किसी ने माइक खोल दिया, असल लगा रही, आपने माइक खोल दिया, क्या कर रहे हैं आप लोग? मोमिना का भी माइक खुला हुआ है, मोमिना काइंडली अपना माइक को म्यूट करें। आफिया ने, फिर मोमिना ने खोल लिया, फिर हसन लगारी ने खोल दिया, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलें जी, मैं आपको ये बात बता रहा था कि पहली बात पैनिक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज फ्लॉ इन प्रिपरेशन। अब फ्लॉ इन प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें? पहली चीज, आपको एसे की टेक्निक नहीं पता। टेक्निक में क्या क्या चीजें हैं? आउटलाइन किस तरह बनानी है, किस तरह, मेजर चीज है आउटलाइन, कॉम्प्रहेंसिव आउटलाइन किस तरह बनानी है, या उससे भी पहले आए, हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक ऑफ एन एसे। उससे भी पहले जो टेक्निक के अंदर या प्रिपरेशन के अंदर फ्लॉ होता है, जिसपे बच्चे भी काम नहीं करते, या उनके जो एकेडमीज हैं, मेंटोर्स हैं, वो भी उनका उन पे काम नहीं कराते कि पहला काम है हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक ऑफ एन एसे। 10 टॉपिक आए, उसमें से जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, क्या आपने उसको कॉम्प्रीहेंड अच्छी तरह किया है? क्या जब सवाल आता है, फॉर इंस्टेंस, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, तो ये जो टॉपिक है, इसमें क्या हम क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस पर कितना लिखें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे कितना लिखें, और रिफॉर्म्स पे कितना लिखें, और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे कितना लिखें? एक ऐसे आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, फैक्ट और फिक्शन, तो क्या इसमें फैक्ट के ऊपर भी 50% लिखेंगे, फिक्शन के ऊपर भी 50% लिखेंगे, या सिर्फ फैक्ट के ऊपर लिखेंगे, फिक्शन पे नहीं लिखेंगे, या सिर्फ फिक्शन पे लिखेंगे, फैक्ट पर नहीं लिखेंगे? एक ऐसे आ रहा है एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कर्स और ब्लेसिंग, तो इसमें अपनी साइड जो मैं चूज करूंगा सिर्फ उसी पे लिखूंगा, दूसरी साइड को छोड़ दूंगा। एक ऐसे आ रहा है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल, इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, तो जब एंड आ रहा है, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, तो क्या 50-50% लिखेंगे? ऐसे आता है आपके पास, क्या था वो, कि मॉडर्न वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, तो यहां पर क्या उसको इस तरह डिवाइड करेंगे कि एक तरफ मॉडर्न वेव ऑफ फेमिनिज्म बता देंगे और दूसरी तरफ कल्चर ऑफ पाकिस्तान, क्या ये इस तरह करेंगे? ठीक है, तो comprehension of a topic is first important thing which majority of the aspirants fail to prepare or fail to comprehend. That's why 16 से 16 18 पेजेस लिख कर आते हैं, एंड में मार्क्स नहीं आते। 4 मार्क्स 3 मार्क्स, 100 में से 4 मार्क्स और 3 मार्क्स आ रहे होते हैं। 2019 में एक ऐसे आया, मैं पेपर भी आपको निकाल के दिखाता हूं, आर्ट्स ऑफ पीस, आर्ट ऑफ पीस, ठीक है, आर्ट ऑफ पीस ऐसे आया। बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए। वो क्या ऐसे था, वो पूरी उस पर बाद में डिटेल की जाएगी। तो पहले फ्लॉ इन प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती ऐसे के टॉपिक की, ऐसे के टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड करके लिखना किस तरह है पता नहीं होता, कौन से पार्ट पे कितना लिखना है पता नहीं होता, इररेलेवेंट चले जाते हैं। दूसरी चीज, आउटलाइन के अंदर मिस्टेक्स,
नहीं पता कॉम्प्रहेंसिव आउटलाइन किस तरह बनाएंगे, इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका नहीं पता, कंक्लूजन लिखने का तरीका नहीं पता, और सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं बॉडी पैराग्राफ के अंदर, बॉडी पैराग्राफ को बच्चों को लिखने का तरीका नहीं पता होता। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। एब्रप्ट चेंजेस हो रही होती हैं, फ्लो के अंदर मसला होता है, एकदम से कॉजेस बताना शुरू किए, सोल्यूशन बताना शुरू कर दिए। एक ही पैराग्राफ में कॉज भी बता रहे हैं, सोल्यूशन भी बता रहे हैं, इंपैक्ट भी बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला रीजन पैनिक, दूसरा रीजन फ्लॉ इन प्रिपरेशन, देन तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं आपके लैंग्वेज एरर्स। याद रखना, ऐसे के अंदर अगर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ग्रामर की मिस्टेक हो गई ना, ब्लेंडर है जी। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, ब्लेंडर है। और उसके अलावा यूजेज ऑफ वर्ड्स, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अभी मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट भी बताऊंगा कि एसपीएससी के चेकर्स ने क्या बोलते हैं आफ्टर ऐसे के पेपर चेक करके, वो भी दिखाऊंगा। उसमें बोलते हैं कि आपकी राइटिंग मोनोटनी है, मोनोटनस राइटिंग है आपकी। ठीक है, आपकी राइटिंग मोनोटनस है, यानी आपकी राइटिंग में कोई वैरायटी नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल थ्रेड्स का लफ्ज यूज कर रहे हैं तो हर पैराग्राफ में थ्रेड 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 थ्रेड, सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन, यानी आपके पास लैक ऑफ वर्ड्स है, आपके पास अच्छी वोकैब मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लॉज हैं जिनकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। इस ख्याल में ये अब तस्वीर भी अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, क्या है जी, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, कि आप 3 घंटे के अंदर ऐसे लिख नहीं पाते। क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 3 घंटे में लिख नहीं पाते, एंड में कंक्लूजन भूल जाते हैं या सबको समराइज करके लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये एरर्स हैं जो आपने नहीं करने, जिनके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। चले जी, आगे बढ़ते हैं। ये अभी भी इसकी ओरिएंटेशन सही नहीं हो रही कैमरा की। चले जी, अब आ जाए रीजन टू फेलियर इन इंग्लिश एसे। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, चेकर क्या बोल रहा है, क्या वो यही बातें कर रहा है जो मैंने आपको बताई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है ना ऐसे के अंदर, उसको सब्सटेंशिएट नहीं करते। एग्जाम्पल्स के थ्रू, कोटेशंस के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस कवर नहीं करते, या पाकिस्तान सेंट्रिक हो जाएंगे। बिल्कुल, आपको वेरियस डायमेंशंस के साथ उस टॉपिक को कवर करना है और हर आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना है। मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसे इज मोर ऑफ ए आर्ग्यूमेंटेशन का पेपर है, लैंग्वेज से ज्यादा। इसमें आपको यूं समझना है कि यू आर अ लॉयर एंड यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर केस इन द फ्रंट ऑफ ज्यूरी। अब आप अपना जितना अच्छा केस प्रेजेंट करेंगे आर्ग्यूमेंट्स के साथ, एग्जांपल्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा, उतना आपका जो है वो आर्ग्यूमेंट कुजेंट होगा, उतनी उसकी कुजेंसी इंक्रीज होगी और आपका ऐसे बहुत अच्छा होगा। एग्जामिनर की बात कर लें जी। पहला पॉइंट, रिलायंस ऑन क्रैम्ड नॉलेज। रट्टा मारकर आते हैं, या फिर मार्केट में जो एस्से की बुक्स मौजूद है ना, उसमें से वो याद कर लेते हैं। ऐसे इस तरह ऐसे पास नहीं होता। रिपीटेशन ऑफ स्टीरियोटाइपिकल इंफॉर्मेशन, अगेन जो मार्केट में इंफॉर्मेशन है वही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर आ जाते हैं, अपनी कोई रिसर्च नहीं है। डिड नॉट हैव क्लियर सेंस ऑफ इसेंशियल्स ऑफ एस्से। इसेंशियल्स ऑफ एस्से का क्लियर सेंस नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एंड मस्ट नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ए स्टैंडर्ड एस्से। एक स्टैंडर्ड एस्से की क्वालिटीज क्या होती है, उसके अंदर टेक्निक हो, उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे हो, उसके अंदर यूजेज ऑफ वोकैबुलरी अच्छा हो, उसके अंदर फ्लो अच्छा हो, उसके अंदर मोनोटनी नहीं हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डल मोनोटनी,
मोनोटोनस लैंग्वेज है आपकी। 2017 की रिपोर्ट देखते हैं। 2017 में कह रहा है कि essay was examined on the footing of argumentation, content, language and intellectual signifier। कहां पर गलती आ जाती है, पढ़ो यहां पर। सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्लॉड है आपका, बता रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते। मसला यह है कि जब एकेडमी, टीचर्स, मेंटोर्स ऐसे पढ़ा रहे होते हैं ना, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते, वो आपकी वोकेबलरी पे, यूजेज ऑफ राइट वर्ड्स पे काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, वो आपको बता देते हैं आउटलाइन किस तरह बनेगी, टाइटल किस तरह होगा, ऐसे किस तरह लिखा जाएगा, बट जो बेसिक चीज है, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे बिल्कुल पायरामिड की तरह ऊपर जाता है। यानी वर्ड, बेसिक स्ट्रक्चर, वर्ड आप सीखे, देन आप उसके बाद आप सेंटेंस सीखे, देन आप पैराग्राफ सीखे, देन आप जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूजन, देन आप आउटलाइन पे जाएं। यूं आप सिखाएंगे तो एक वो बच्चा जिसको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, जो कि बिल्कुल समझ लो एक तरह से मैच्योर है, वो भी एट द एंड ऐसे लिख पाएगा। बट अगर आप डायरेक्ट आउटलाइन सिखा देंगे, तो ये जो एग्जामिनर कह रहा है कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में मसला है, वोकैब में मसला है, आप टॉपिक को सही से ग्रैप नहीं कर पाते। आखिरी जुमला पढ़ो, अनएबल टू इवन ग्रैस्प द टॉपिक ऑफ एन एसे, जो कि मैंने आपको बताई यहां पे बात कि फेल टू कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक ऑफ एन एसे। 2016 की एग्जामिनर रिपोर्ट, मैं आपको गारंटी से देता हूं 90% एस्पायरेंट्स सीएसएस में पेपर देने जैसे चले जाते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी हुई होती। मतलब मुझे हैरानी होती है कि एग्जामिनर आपने रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी, कि एग्जामिनर आपको क्या बता रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, आप भी जाके वही गलती करके आ जाओगे, फायदा क्या है। अब देखो यहाँ पे तकरीबन 9,500 लोगों ने पेपर दिया, 8,000 के करीब बच्चे फेल हो गए। वजह अगेन, आइडियाज प्रेजेंटेड वर रैंडम, मैंने आपको बताया फ्लॉ नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड वे में आइडियाज नहीं प्रेजेंट किए हुए होते। पॉलिटिकल इंपैक्ट बता के फॉरन इकोनॉमिक बता दिया, भाई पॉलिटिकल पहले बताओ, फिर इकोनॉमिक बताओ, फिर सोशल बताओ। एब्रप्ट चेंजेस क्यों आ रही हैं? आर्ग्यूमेंट्स वर्ड विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक फैक्ट, ये मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया कि फेल टू सब्सटेंशिएट द आर्ग्यूमेंट। उसने भी, एग्जामिनर भी यही कह रहा है कि भाई आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट ही नहीं करते। आप बोल देते हैं कि सोशल मीडिया से पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आता है, सोशल मीडिया से मास मोबिलाइजेशन होती है, बट आप उसके अंदर उसको सब्सटेंशिएट नहीं करते। आप उसमें अरब स्प्रिंग की मिसाल दें, आप उसमें पाकिस्तान में इस एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह इमरान खान पीटीआई ने सोशल मीडिया को यूज करते हुए एक थर्ड फोर्स को प्रोड्यूस किया। आप डोनाल्ड ट्रंप की एग्जाम्पल दे सकते हैं, ब्रेक्सिट की एग्जाम्पल दे सकते हैं, किस तरह सोशल मीडिया को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया। आप कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल की एग्जाम्पल दे सकते हैं 2016 यूएस के इलेक्शन में। बट क्या आपकी रिसर्च इतनी अच्छी है? क्या आपकी रिसर्च है इतनी अच्छी? नहीं है। अगेन मुश्किल होगा ऐसे पास करना। अगेन वही वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था टेक्निक्स वाला, आउटलाइन ऑफ ऐसे वाज नॉट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। ऐसे की जो आउटलाइन है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ही नहीं होती, कॉम्प्रहेंसिव ही नहीं होती। आपने वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट से उसको कवर ही नहीं किया हुआ होता। अगर मेरे 55 मार्क्स थे ऐसे में, अगर टॉपर्स के भी देखें तो 40, 42 होते हैं, मेरे अगर 55 थे तो उसकी वजह यही थी ऐसे में कि मैं कोशिश करता था कि मैं ईच एंड एवरी डायमेंशन से टॉपिक को कवर करूं। सोशल मीडिया का टॉपिक है तो तमाम दुनिया के एग्जांपल्स लिखूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो मैं उसके अंदर हर चीज डाल दूं, चाहे वो वानाक्राई रैंसमवेयर के अटैक्स पे, बोर्ड्स टेक्नोलॉजी है, आपके पास स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, उसकी सोशल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, बुक्स की एग्जांपल्स दूं। 1984 जॉर्ज ऑरवेल की बुक थी, उसकी एग्जांपल्स दूं। तो मैं ईच एंड एवरी पूरी कोशिश करता था कि मैं ईच एंड एवरी डायमेंशन से उसको बताऊं कि यस आई हैव नॉलेज, तब जाके इतने नंबर्स आते हैं। जय कुमार कुछ बोल रहे,
जय कुमार इज ट्राइंग टू समराइज माय आर्ग्यूमेंट। नहीं जय कुमार, आप इसमें एक चीज भूल गए। मेन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट होता है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए टॉपिक। टॉपिक ही नहीं समझ पाए तो फिर आउटलाइन क्या बनाएंगे आप, क्या आर्ग्यूमेंट देंगे और क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए टॉपिक, या उससे भी पहले पैनिक नहीं होना, कीप यूर सेल्फ काम। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता चलूं, टाइम भी नहीं है हमारे पास। अक्सर मैं बताता हूं, नाम तो नहीं लूंगा। मैं और मेरे दोस्त, उन्होंने भी 2 अटेम्प्ट दी थी, मैंने भी 2 अटेम्प्ट दी। तो हम लोग 2019 का एसए का पेपर, मुझे आज भी याद है, 14 फरवरी का दिन था, 9 बजे हमारा एसए का पेपर था। हम दोनों बाहर खड़े हुए थे एग्जामिनेशन हॉल में, बधाई लैंड के बाहर। तो ही इज ट्राइंग टू से यार आगा पता नहीं ऐसे पास होगा नहीं होगा, दूसरी अटेम्प्ट है, इतना टाइम हम लोग पढ़ते हैं और इतनी चीजें हम करते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे पास होगा नहीं होगा। एंड आई वॉज एट दैट मोमेंट कि यार हमारा पास नहीं होगा तो फिर ऐसे किसका पास होगा। हमने इतनी मेहनत की है, हमें ईच एंड एवरीथिंग पता है, हमें टेक्निक का पता है, हमारे पास प्रिपरेशन है, हमें टॉपिक का पता है, तो हमारा ऐसे क्यों नहीं पास होगा। मैंने तो उसको बोला कि हमारा ऐसे बिल्कुल पास होगा, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। एट द एंड अनफॉर्चुनेटली उसका ऐसे फेल हो गया, मेरा ऐसे पास हो गया। बताने की वजह यह है कि उसकी राइटिंग मुझसे ज्यादा बेहतर थी, उसके आर्ग्यूमेंट्स मुझसे ज्यादा बेहतर थे, उसकी एक्सप्रेशन मुझसे ज्यादा बेहतर थी। यहां पर क्या डिफरेंस हुआ, पैनिक का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, कि जस्ट बिफोर द एग्जाम, कि जब आप एग्जाम में हॉल में एंटर होने जा रहे हैं, उससे 2 मिनट पहले आप बोल रहे हैं कि यार मेरा ऐसे पास होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है जी। रीना सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। हामिद बता रहे स्ट्रक्चर में बताएं, अभी सारी चीजें डिस्कस होंगी, परेशान नहीं हो। सज्जाद हुसैन बोल रहे सर 8 फॉर पीस, यूएन की एक कैंपेन थी सज्जाद हुसैन 8 फॉर पीस के नाम से, वहां से ये ऐसे लिया गया था। इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ऐसे, इससे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन कौन सी है जी। नंबर 1, करेक्ट टेक्निक। क्या है जी, करेक्ट टेक्निक। टेक्निक में क्या क्या चीजें हैं, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूजन, बॉडी पैराग्राफ, आउटलाइन एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ द टॉपिक। ये चीजें आती हैं टेक्निक के अंदर। अच्छा जी, एक और बात बोल रहे हैं कोई, इज दिस स्ट्रक्चर में डिफरेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऐसे, डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव। हामिद खान, मैं इस तरह नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं इस तरह बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता। काफी टीचर्स इस तरह बताते हैं बेटा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव टाइप ऐसे है, ये थीसिस स्टेटमेंट है, थीसिस स्टेटमेंट ऊपर रखना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट नीचे रखना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह रखना चाहिए। मैं इन सब चीजों में नहीं जाता, ठीक है। मेरी क्लियर कंसाइज टेक्निक है, मैं बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है। मैं कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स आपको बता दूंगा, सेफ साइड के लिए वो अप्लाई करो, आपका बेस्ट ऐसे होगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जस्ट एमेच्योर लेवल से आप जब ऊपर आ जाए, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, जब मैं देखूंगा फिर हम ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं, अभी नहीं। अभी आप लोगों के साथ अगर मैं ये बताने लग गया ना तो आधे बच्चे भाग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। टीचर बोल रहे होते हैं कि बेटा इंट्रोडक्शन के कुछ 10 मेथड्स हैं, कोटेशन से स्टार्ट करो, एनेक्डोट से स्टार्ट करो, स्टोरी से स्टार्ट करो, कैच करो एग्जामिनर की अटेंशन, सब कंफ्यूजन है। आप क्लैरिटी दें स्टूडेंट को। मैं हमेशा स्टूडेंट को क्लैरिटी देता हूं, भाई ये एक मेथड है, हर ऐसे में ये मेथड अप्लाई करो। 15 ऐसे उसके ऊपर लिखो, जब तुम्हारा एक्सपर्ट हो जाओगे फिर उसके बाद अपनी जो है वो क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहना। मुझे भी इत्मीनान होगा कि यार बच्चे को आता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करो, मैं बोलूंगा लिख के दिखाओ मुझे, एनेक्डोट से शुरू करो, देखते हैं कैसा लिखते हैं। बट आपको एक ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना ही नहीं आता, उसको 10 तरीके बता दिए, वो ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा कि यार कौन सा लिखूं मैं। एक ऐसे में एक लिखेगा, दूसरे ऐसे में दूसरा लिखेगा, एग्जाम में जाके इररेलेवेंट बात लिखकर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह नहीं, मेरे कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं वो मैं बताता हूं, उसको प्रैक्टिस करो सेफ साइड के लिए।
ठीक है जी, पहले काम किस पर करेंगे आपकी एसए की क्लासेस में इंशाल्लाह, टेक्निक के ऊपर। अब वो काम क्या होगा टेक्निक के ऊपर वो भी अभी बताऊंगा। देन है हमारे पास प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह की बच्चे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी करते हैं, एक कहलाती है इश्यू बेस्ड, एक कहलाती है टॉपिक बेस्ड। मैं, मेरे दोस्त जितने भी हम लोग साथ पढ़ते थे या अभी भी जो मिलते हैं, हम लोग इश्यू बेस्ड स्टडी करते हैं जी। और मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बता दूं, इश्यू बेस्ड प्रैक्टिस करना। इश्यू बेस्ड प्रैक्टिस का क्या मतलब है, आपने एक इश्यू उठाया एजुकेशन का, आपने कौन सा इश्यू उठाया, एजुकेशन का। फिर आपने एजुकेशन के ऊपर जितने पास पेपर्स में टॉपिक्स आए वो लिखे, और कुछ टॉपिक्स अपने पास से एंटीसिपेट किए कि यार इसके अलावा एजुकेशन पे क्या क्या टॉपिक आ सकता है, लिखा। आपने अपनी डायमेंशन को सेट किया, फिर आपने उस पूरे इश्यू को प्रिपेयर किया। देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि इंशाल्लाह एजुकेशन पे कोई भी टॉपिक आए मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन में क्या मसला है, टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन में ये होगा कि आपने एक टॉपिक उठाया, फॉर एग्जांपल क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। आपने एक टॉपिक उठाया, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, आपने उसको प्रिपेयर किया, आपने अटेम्प्ट किया, आपके 50 नंबर आ गए टेस्ट के अंदर और आप आगे बढ़ गए। आप कहां पर चले गए, आप चले गए जी वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी के ऊपर। आप चले गए जी वाटर क्राइसिस और नेशनल यूनिटी के ऊपर। और जब वाटर क्राइसिस और नेशनल यूनिटी पे गए, अगेन आपने एक टॉपिक वहां पे सिलेक्ट किया और उस एक टॉपिक को आपने प्रिपेयर कर लिया। अब एजुकेशन की अगर आप बात करें तो एजुकेशन में सिर्फ क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन तो नहीं है ना, वो एजुकेशन पैसे आ सकता है, एजुकेशन मीनिंग एंड पर्पज आ सकता है, हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज आ सकता है, लेकिन आपने तो एक टॉपिक किया हुआ है। ठीक है, तो इश्यू बेस्ड प्रिपरेशन होगी, इश्यू बेस्ड प्रिपरेशन की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आज मैं आपको बताता चलूं, सीएसएस के अंदर 14 to 15 इश्यूज कवर कर लो, उसी में से ऐसे आता है। 14 to 15 types of issues are more than enough, but again I am repeating myself, I am talking about issues instead of topics। मैं इश्यूज की बात कर रहा हूं, टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा। देन जी तीसरा पॉइंट क्या है, जिस तरह हम कराते हैं या आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, पहला करेक्ट टेक्निक सीखें, दूसरा इश्यू बेस्ड प्रिपरेशन करें, तीसरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। टेस्ट दें, मॉक्स दें। रीना मैं आपको बताता हूं, रीना ने अच्छा सवाल किया है। टेस्ट दें, मॉक्स दें, प्रैक्टिस करें, घर में प्रैक्टिस करें। जब भी आप घर में प्रैक्टिस करें तो स्टॉप वॉच लगा के करें 3 घंटे के अंदर, और देन उसका फीडबैक लें, और फिर कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग अप्रोच है, हमेशा कोशिश करें अपने आप को इम्प्रूव करना एवेल्युएशन के बाद, कि ये जो चीजें गलती हुई उसको मैं इम्प्रूव कर पाऊं। कुछ सवाल लेते हैं, इसके बाद हम टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। रीना बोल रही है सर डू शेयर दो 15 इश्यूज। रीना मैं कोशिश करता हूं कि मैं लिस्ट बनाऊं, लेकिन जैसे अभी आप देखें तो जून का जो हमारा सेशन चल रहा है, तो उसके अंदर मैंने जो उनको अभी टेस्ट लेना शुरू किया, उनका ऐसे का सेशन खत्म हुआ है, तो सबसे पहले मैंने जो उनको इश्यू बेस्ड प्रिपरेशन के लिए दिया था, उसका टेस्ट लिया था, वो था कोविड-19। तो कोरोना वायरस की ईच एंड एवरी डायमेंशन लोगों ने कवर की, उसका टेस्ट लिया। इस वीक जो था, यानी लास्ट वीक जो गुजरा है, उसके अंदर मैंने जो उनको इश्यू दिया था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर ईच एंड एवरी डायमेंशन उसको कवर करवाई। इस वीक यानी फ्राइडे जो आने वाला है, उनका जो टेस्ट है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन करा, मतलब उनको दिया और उसका उनका टेस्ट है। इसी तरह इस साल से जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं 10 से 14 उनको टेस्ट देंगे, और इसी तरह आप लोगों के भी इंशाल्लाह टेस्ट होंगे। ठीक है जी, तो अभी तक 3 इश्यूज इंपॉर्टेंट थे। आप, मैंने जो उनको एक लिस्ट भी दी थी, आप लोगों को भी लिस्ट दूंगा। कोविड-19 के ईच एंड एवरी इशू डायमेंशन कवर किया, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ग्लोबलिज्म और नेशनलिज्म के टॉपिक कवर करेंगे। देन मेरे ख्याल में रेसिज्म से भी इस टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस दफा, जॉर्ज फ्लॉयड के उसके बाद। उसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं, एजुकेशन हो गया, ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट होती हैं, बट एंटीसिपेट करके हम आगे बढ़ते हैं हमेशा। बुशरा बिल्कुल बताऊंगा। मलिक शाहिद कहते हैं सर इंट्रोडक्शन से पहले कोटेशन लिख सकते हैं। मलिक शाहिद लिख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप कोटेशन से स्टार्ट करें। उसकी वजह ये होती है कि पहली बात है कोटेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, बच्चों के पास कोटेशन रेलिवेंट नहीं होती। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट फेल टू कनेक्ट दिस कोटेशन विद योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। वहां कनेक्शन का इशू आ जाता है, तो पहली 2-3 लाइनों में अगर कनेक्शन के इशू आ गए तो आपका ऐसे उड़ जाएगा वहीं पर। ठीक है जी। हामिद आप बोले ईच एंड एवरी एंगल कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हामिद इट इज सीएसएस। ठीक है, आप ये देखो कि आप 12 सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ 11 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अपनी जगह, एसए की प्रिपरेशन 11 सब्जेक्ट पे ज्यादा भारी होती है। अगर मैं आपको अपनी फाइल दिखा पाऊँ, यहाँ पर पड़ी है सामने अभी भी मेरे पास, तो 11 फाइलें एक तरफ और एसए की फाइल एक तरफ। तो एसए यू मस्ट गिव मैक्सिमम टाइम टू इंग्लिश एसए। ठीक है, तो मैं आपको देखें ना, स्टैटिस्टिक्स मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये देखें कि तकरीबन 9,500 में से 8,000 बच्चा फेल। चलें जी, टेक्निक के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हम आपको टेक्निक कहां से लेके चलेंगे जी? सबसे पहले आपको करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड के ऊपर क्लासेस होंगी, 2 लेक्चर्स आई थिंक। हाँ, हाउ टू गैदर मटेरियल, ओपन रिसर्च, इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करें। आपको आउटलाइंस दूंगा मैं, कोई 20 से 25 आउटलाइंस, उनको यूज करें। वो कॉपी पेस्ट तो नहीं करनी, उनको यूज करें। ठीक है। नूर जहरा, 1 मिनट रुके, आपका सवाल लेते हैं जी, पहले मुझे बताने दे। करेक्ट टेक्निक पे काम किया जाएगा। शुरू में हम चलेंगे वर्ड से, आप लोगों को भी वर्ड से चलना चाहिए, जो हमें बच्चे ज्वाइन करेंगे वर्ड से चलेंगे। 2 लेक्चर होंगे कंप्लीट, इसके ऊपर पूरी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड, करेक्ट यूजेज क्या होता है, ताकि आपकी मोनोटोनस नहीं हो। नहीं जी, कोई भी बुक नहीं, जय कुमार कोई भी बुक नहीं। अभी देखो ना ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये देखो, रिलायंस ऑन क्रेम्ड नॉलेज, रिपीटेशन ऑफ स्टीरियोटाइपिकल इंफॉर्मेशन, ये बुकों की वजह से होता है। बुक से पढ़ोगे ना ये चीज आ जाएगी। अच्छा जी, वोकैब पे काम किया जाएगा ताकि आपकी मोनोटोनस लैंग्वेज खत्म हो जाए। एक वर्ड के आपके पास 3 से 4 वर्ड अवेलेबल हो, ताकि आप अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर सकें। गुड आर्ग्यूमेंट की जगह आप कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करें, कूजेंट आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करें, प्लॉसिबल परसुएसिव आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करें। यानी गुड आर्ग्यूमेंट एक वर्ड है, आप उसकी जगह लिखेंगे परसुएसिव आर्ग्यूमेंट, कूजेंट आर्ग्यूमेंट, इट इज बेटर। मुश्किल वोकैब यूज नहीं करनी। अक्सर बच्चे समझते हैं मैं बोलता हूं मुश्किल, मुश्किल नहीं, करेक्ट यूजेज ऑफ वोकैबुलरी। मोनोटोनस लैंग्वेज ना हो आपके पास, आपके वोकैब में वैरायटी हो। अगर आप एक जगह थिंक लिख रहे हैं तो दूसरी जगह आप पॉन्डर, कंटेम्पलेट, रूमिनेट लिख सकते हैं। एक जगह फॉल्स लिख रहे हैं तो उसी पैराग्राफ में अगर फॉल्स आ रहा है तो उसकी जगह आप इरोनियस लिख दें, फ्लेशियस लिख दें, फ्लॉड, इनएक्यूरेट। ये मैं पूरी आपको लिस्ट भी लिखवाऊंगा, आपको भी बताऊंगा किस तरह करनी है। ठीक है, तो पहली क्लास होगी आपके पास करेक्ट टेक्निक में यूजेज ऑफ वर्ड, जिसमें हम वर्ड पे काम करेंगे, हम जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पे काम करेंगे, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे काम करेंगे और कुछ फ्रेजेस के ऊपर काम करेंगे। अगेन वर्ड की क्लास में वर्ड के ऊपर, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर, फ्रेजेस के ऊपर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम होगा करेक्ट टेक्निक में। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लूंगा, यानी वर्ड से, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देन हम आपकी बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, कि करेक्ट वे ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर बात की जाएगी कि करेक्ट वे ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए जाएंगे।
अगर आप कंपोजिशन की क्लास में भी मौजूद हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको बताए जाएंगे। थो के साथ बट, काफी लोग बट यूज कर रहे होते हैं, ऑल्दो बट गलत है। सो दैट का स्ट्रक्चर क्या है, नॉट ओनली का स्ट्रक्चर क्या है, राइट एक्सप्रेशन किस तरह आएगी, अच्छी एक्सप्रेशंस आपके पास किस तरह आएगी, उस पर बात होगी। कंसाइज और क्लैरिटी में किस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान डिड नॉट रिसीव मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग पैंडेमिक। इसी की अच्छी एक्सप्रेशन क्या होगी, पाकिस्तान रिसीव मीगर एफडीआई ड्यूरिंग पैंडेमिक। आपकी एक्सप्रेशन इंप्रूव हो गई। क्या टेक्निक अपनाई, नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करना छोड़ दिया, डिड नॉट रिसीव की जगह मीगर यूज कर लिया। तो जब भी आप नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करना छोड़ देंगे, डायरेक्ट वॉइसेस यूज करेंगे, सिंपल टेंसेस यूज करेंगे, आपकी एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाएगी। Theory of Karl Marx is difficult to understand. Theory of Karl Marx is relatively abstruse. एक्सप्रेशन इंप्रूव हो गई। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड की जगह आपने एब्स्ट्यूज लिख दिया, वन वर्ड लिख दिया। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, मुश्किल तो नहीं लग रही, मेरी बातें समझ में आ रही हैं। हामिद, पास पेपर्स के इश्यूज करने का फायदा नहीं है, वो रिपीट नहीं होते, बहुत मुश्किल से रिपीट होते हैं। ठीक है, हामिद का सवाल अच्छा है। एक मिनट, हामिद का सवाल अच्छा है। कहाँ गया हामिद? देखो बात सुनो, टॉपिक्स को एंटीसिपेट किया जाता है। एंटीसिपेट किस तरह किया जाता है, जो आजकल माशरे में हो रहा है। यानी देखो, मैंने एंटीसिपेट किया कोविड-19, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, कितना इंपॉर्टेंट इशू है। कराची में बारिश, कोविड-19 कितना इंपॉर्टेंट इशू है। देन ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म पे बड़ी बात हो रही है। न्यू रेसिज्म, एंटी रेसिज्म वेव्स का एक नया सर्ज आया है। तो देखो, ये इश्यूज आजकल इस साल बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये आप जो है वो उसको एंटीसिपेट करें, क्या एंटीसिपेट करें। अच्छा, मैं दिखा भी देता हूं सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप लोगों को किस तरह बताऊंगा। ये देखें जी, ये मेरी लेक्चर की फाइल है। अच्छा, एक मिनट जी, डाउनलोड्स में होगी। अभी तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर की फाइल नहीं है। मैं आपको बता भी दूंगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर की फाइल तभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, मैं जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ वो 3 बुक्स का तकरीबन उसके अंदर डाटा होता है। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 3 बुक्स से मिलाकर सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक फाइल बनाई हुई है, उसके थ्रू आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। वो बुक कौन कौन सी है? पहली है जी आपके पास माइकल स्वान की बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर मेरे पास यहाँ पर पढ़ी हुई भी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट में आपको बुक भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये 3 बुक्स से मैंने ये डाटा निकाला हुआ है। आप लोगों को कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके थ्रू मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर कराता हूँ और ग्रामर। पहली बुक है जी आपके पास प्रैक्टिकल यूजेज, इंग्लिश यूजेज बाय माइकल स्वान। आपने खरीदने की जरूरत नहीं है, इससे लेक्चर बना हुआ है, पूरा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, असल बुक है। दूसरी बुक से जो लेक्चर्स बने हुए हैं, दूसरी बुक का नाम है जी रेनन मार्टिन, उससे मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तीसरी बुक है जी मेरे पास ये एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये 3 बुक्स हैं जिसके थ्रू मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर का पोर्शन कवर कराता हूँ। ग्रामर का पोर्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी कंपोजिशन के हिस्से में, कंपोजिशन के सब्जेक्ट में कवर होता है। यहाँ पर ही बात होती है, लेकिन कंपोजिशन में जरा डिटेल में होता है। अभी कुछ ही देर में आपको कंपोजिशन का भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई बुक, अभी कोई पूछ रहा था, जय कुमार पूछ रहे थे, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो काम मैं करूंगा। ठीक है, वो काम मैं कर चुका हूं। यही दिस इज द डिस्टिंक्टिव फीचर, डिफरेंस फीचर, या जिसको आप बोल दे डिस्टिंक्टिव मार्क, जो हमारा सीएसएस ब्रेनरी का है कि हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना, सब हम करेंगे। आप सिर्फ क्लास में बैठो, मेहनत करो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, और वो कंसाइज वे में प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है जी।
देन पहली चीज क्या बताई, वर्ड। वर्ड में क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको, वर्ड पे काम होगा, फ्रेजेस पे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, लेक्चर कहाँ से बनाया हुआ वो भी चीजें दिखा दी। जो बच्चे नहीं है अनफॉर्चुनेटली बुक्स पे जाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना, माइकल स्वान मुश्किल बुक है, उस पे मत जाना, फंस जाओगे। देन हम बात करेंगे टॉपिक सेंटेंस की। क्या हम बात करेंगे टॉपिक सेंटेंस किस तरह लिखते हैं। एक अगर ऐसे के अंदर कोई टॉपिक है, एक जो है वो ऐसे के अंदर कोई टॉपिक आ रहा है, तो उसका कोई बॉडी पैराग्राफ जो है उसको हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है। यानी बॉडी पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो कहलाता है टॉपिक सेंटेंस, उसको हम किस तरह लिखेंगे उस पर बात होगी, ठीक है। इफ द उसके अंदर बात करता हूं मैं हमेशा कि भाई जो भी टॉपिक सेंटेंस होता है ना, उसमें एक टॉपिक होता है और उसका एक सब एंगल होता है। तो उस टॉपिक और सब एंगल को मिला के हम पूरा टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं। उसका पूरा आपको मेथड बताया जाएगा, अभी उसका टाइम नहीं है, वरना मैं बता देता, अगर यहाँ पर हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो हमारे लेक्चर्स बने हुए हैं। दुआ करो मिल जाए बस। ये देखें, ये मेरी ऐसे की रियल पीपीटी है जिसके थ्रू मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। ये देखें जी, पूरा टॉपिक सेंटेंस बताया जाएगा, कंट्रोलिंग आइडिया क्या है, किस तरह लिखना है, किस तरह सब एंगल होता है, क्या कंट्रोलिंग आइडिया होता है, उसका क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। इस पूरे के हिस्से पर काम किया जाएगा, यानी पूरा आपको टॉपिक सेंटेंस बताया जाएगा बकायदा। देन जो है आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस पे बात की जाएगी। यानी एक पैराग्राफ जो होता है ना, उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है, बॉडी होती है और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। तीनों चीजों पे काम किया जाएगा और आपको एक्सटेंसिव जो है वो प्रैक्टिस कराई जाएगी बॉडी पैराग्राफ की, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ बॉडी पैराग्राफ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे देखो मैंने असाइनमेंट भी दिया हुआ था, अगर आप लोगों को नजर आया हो तो, कि टॉपिक सेंटेंस का मैं असाइनमेंट देता हूं, बॉडी पैराग्राफ की असाइनमेंट देता हूं कि पहले ऐसे नहीं, पहले वो करके मुझे दिखाओ, ये हिस्सा पार करोगे तो आगे जाएंगे, वरना आगे नहीं जाएंगे। ये देखो असाइनमेंट, राइट टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहले टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस और बॉडी की बात होती है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होती है उसकी। देन हम जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, देन पैराग्राफ पे जाएंगे, और पैराग्राफ में तीन चीजें होती हैं, आपको बताया, टॉपिक सेंटेंस, बॉडी और कंक्लूडिंग सेंटेंस। बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं, एग्जाम्पल, टेक्स्ट, फिगर्स, कोटेशंस किस तरह लिखनी है, कहाँ कहाँ पर होती हैं, अगेन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देन आपके पास लेक्चर होगा हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक। क्या होगा जी, हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको दिखाता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रीहेंड ऑफ टॉपिक करना। ये देखो, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टाइटल ऑफ एन एसे। कोई 10 ईयर्स के 5 पेपर्स एनालाइज कराऊंगा कि किस तरह एसे का टॉपिक कॉम्प्रीहेंड करना है। ये तमाम 5 पेपर्स लिखे हुए हैं, उसको मुख्तलिफ डिवाइड किया हुआ है कि एंड आए, अगर फॉर एग्जाम्पल इल्स और रेमिडीज लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको किस तरह करना है, कहाँ चला जाता है। जी एक तो मैं विंडोज से मैक पर आया हूं तो मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है जी।
10 इयर्स के पास्ट पेपर्स कवर कराएंगे इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए टॉपिक में कि किस तरह कॉम्प्रिहेंड करना है, एंड आए यानी प्रोस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स आई तो किस तरह अटेम्प्ट करना है, और आए अगर कर्ज और ब्लेसिंग तो किस तरह टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। डिफरेंस है जी। इसी तरह अगर क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं, टॉपिक क्वेश्चन है आपका, फॉर एग्जांपल आर मॉडर्न वॉर्स होरी वॉर्स, ठीक है, डज फॉरेन हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो क्या इसमें अगेंस्ट भी जा सकते हैं, या फॉर एग्जांपल लिखा है डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्वेश्चन मार्क, तो हम ये बोल सकते हैं फॉरेन एड डज नॉट हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम इस टॉपिक के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो क्या जो स्टेटमेंट वाले टॉपिक्स हैं उनके भी अगेंस्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बड़ी टेक्निकल बातें हैं। बच्चे समझते हैं अंग्रेजी अच्छी कर लो ऐसे पास हो जाएगा, नहीं है जी ऐसा, ठीक है, बड़ी टेक्निकल बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज करेंगे इंशाल्लाह। 2 टॉपिक मिक्स जो करा रहे हैं, अगर न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म अवर कल्चर पूरा अलग टॉपिक है, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म अलग टॉपिक है, किस तरह करेंगे? आधा आधा लिखकर आ जाएंगे क्या ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ग्लोबल पावर डायनामिक्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, 2 टॉपिक मिक्स करके आए, किस तरह इससे अटेम्प्ट करेंगे? पूरे 10 ईयर के पेपर एनालाइज होंगे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टाइटल ऑफ एन एसे में। देन हम जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन। आउटलाइन किस तरह बनानी है? आउटलाइन आपकी रेलिवेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मिनिमम 4 पेजेस की। यस, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, 4 पेजेस। मेरा हमेशा से ये व्यू होता है, शो ऑल योर वेपन्स इन द स्टार्ट, जो भी तुम्हारे पास है एग्जामिनर को दिखा दो मेरे पास ये है, ताकि वो वहीं पर डिसाइड कर ले कि पास करना है या फेल करना है। उसके ऊपर पूरी लेक्चर्स होंगे कि किस तरह जो है वो आपने जो है वो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है। आउटलाइन किस तरह बनानी है उसके ऊपर, ये देखो आउटलाइन के बारे में पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है क्या नहीं है, उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, कितने पेजेस की होनी चाहिए, किस तरह बनती है, एग्जाम्पल्स किस तरह देनी है, ब्रैकेट्स में अपने आर्गुमेंट्स के बाद किस तरह एग्जाम्पल्स देनी है, केस रेफरेंसेस किस तरह लिखने हैं, केस स्टडीज बता रहे हो तो किस तरह लिखनी है, ठीक है। अगेन फिर उसका असाइनमेंट दिया जाएगा, आपके सामने चीजें मौजूद है। देन इंट्रोडक्शन के ऊपर बात होगी कि एसे का इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, ठीक है। एसे के इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है उसका भी मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा, ठीक है। एक मैं आपको उसका भी क्या बताऊंगा, स्टैंडर्ड मेथड। यहां पर है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता, ठीक है जी। उसके डूज क्या है, उसके डोंट्स क्या है, देन कंक्लूजन के ऊपर बात होगी, और फिर जो है आपके वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इशू बेस्ड टेस्ट, जैसे अभी जून सेशन में चल रहे हैं हमारे, कोरोना के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, नेचुरल डिजास्टर के ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज आवर अप्रोच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ड से चलेंगे, वर्ड की यूजेज, उसके अंदर फ्रेजेस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, देन सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बात होगी। उसके बाद से जो है हम जाएंगे पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ में 3 चीजें पढ़ेंगे, टॉपिक, सेंटेंस, बॉडी और कंक्लूडिंग सेंटेंस। देन हम कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए टॉपिक पे जाएंगे, 10 ईयर के पास पेपर्स को एनालाइज करेंगे, देन आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्शन और फिर कंक्लूजन, और उसके बाद वीकली टेस्ट। यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं, हर सेशन के एंड में मैं कोई 5 से 6 बच्चे सिलेक्ट करता हूं। अभी जो जून का सेशन एंड हुआ है उसमें से भी मैंने 5 से 6 बच्चे सिलेक्ट किए हैं जो हमारी सुपर क्लास का हिस्सा होते हैं, और सुपर क्लास के स्टूडेंट्स को एग्जाम तक मैं पर्सनली सुपरवाइज करके, उनको गाइड करके, फैसिलिटेट करके जो है वो समझ लो उनको एक स्पेशल गाइडेंस दी जा रही होती है। किस बेसिस के ऊपर हम वो बच्चे सिलेक्ट करते हैं हर बैच के एंड में, ऑन द बेसिस ऑफ वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट के बेसिस के ऊपर मैं 4 से 5 बच्चे सिलेक्ट करता हूं फॉर सुपर क्लास, और उनको इंशाल्लाह एग्जामिनर तक द बेस्ट गाइडेंस दी जाएगी बिकॉज ऑफ देयर
struggle, hard work, merit, and their potential, and their seriousness. ठीक है जी, कुछ सवाल लेते हैं फिर कंपोजिशन की तरफ जाते हैं. Sir, how we can improve our vocabulary and which words must be on the focus in essay? जी vocabulary improve करने का simple method है जय कुमार. जो भी पढ़ो उसके अंदर जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगे अपने पास रजिस्टर रखो, उसके अंदर उसका यूजेज, उसकी टाइप ऑफ ग्रामर का कौन सी टाइप है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, वो लिखो, उसका सेंटेंस लिखो एंड ट्राई टू यूज दैट वर्ड इन योर ओन लैंग्वेज. ग्रेजुअली वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी. अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं कि हमारी एसए की क्लासेस जो है उसकी फीस बताता चलूं. सिर्फ एसए के 7,000 रुपीज है, अलॉन्ग विद नोट्स इन हार्ड कॉपी, जिसमें कोई 15 से 20 आउटलाइंस होंगी. लेकिन अगर आप एसे और कंपोजिशन दोनों ऑप्ट करना चाहते हैं तो फीस होगी 10,000 रुपीज. एसे और कंपोजिशन दोनों ऑप्ट करना चाहते हैं तो फीस होगी 10,000 रुपीज. आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. मैं यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूँ. मैं अभी अपनी जो है वो कंपोजिशन की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ. सजाद, ये तो हम जब हम टाइप करेंगे ना हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द एसे, उसके अंदर हम बात करेंगे. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मलिक शाहिद बोल रहे हैं डिफरेंस सिर्फ कंक्लूजन की फ्रेजेस का होता है. इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो, कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर रहे होते हो. दोनों की बात बिल्कुल सेम होती है. कंक्लूजन में आप कंक्लूडिंग फ्रेजेस यूज कर रहे होते हो. इन अ नटशेल, टू कंक्लूड वन कैन से दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव मेंशन आर्गुमेंट. इस तरह करके कर सकते हैं. कैसर स्मार्ट वर्ड की आप जो है वो बुक यूज कर सकते हैं. हसन पूछ रहे सर, डू वी रियली नीड टू राइट आउटलाइन ऑफ 4 पेजेस मिनट? डू वी रियली नीड? कोई चीज स्टैंडर्ड नहीं होती, ठीक है, कोई चीज हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बट इन माय एक्सपीरियंस, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, इफ योर आउटलाइन इज 4 पेजेस एंड रेलिवेंट, देखो अगर तुम्हारी आउटलाइन रेलिवेंट है, कॉम्प्रहेंसिव है, इंट्रोडक्शन रेलिवेंट है और सही है, तुम्हें फेल कोई नहीं कर सकता. मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको फिर फेल कोई नहीं कर सकता. चले जी, ये तो था आपके पास एसे. जल्दी से बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि हमारे पास है कंपोजिशन. कंपोजिशन में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बता देता हूं जल्दी से, ताकि आज ये कंप्लीट हो जाए. चले जी, कंपोजिशन पे आ जाएं. किस पर आ जाएं? इंग्लिश कंपोजिशन. कंपोजिशन के पेपर में क्या क्या चीजें हैं? 20 नंबर की वोकैब होती हैं, 20 नंबर की कॉम्प्रहेंशन, 20 मार्क्स की आपकी प्रेसी, देन पंक्चुएशन, नरेशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, एनालॉजी और ट्रांसलेशन. इसकी सिंपल ट्रिक सुन लो जी, सिंपल ट्रिक सुन लो. अगर कंपोजिशन का पेपर पास करना है तो टेक्निकल काम में सिंपल ट्रिक सुन लो. 4 चीजों पे फोकस रखो बस. बाकी चीजें ईच एंड एवरीथिंग कवर होगी, लेकिन 4 चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए. कौन कौन सी चीजें? 4 चीजें. पहली, 20 मार्क्स की जो वोकैब आ रही है, पहली चीज उसके ऊपर फोकस. दूसरी चीज 20 मार्क्स की प्रेसी. तीसरी चीज 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन. चौथी चीज 10 मार्क की ट्रांसलेशन. ठीक है, 4 चीजों पे अगर आपका फोकस है, 20 मार्क्स की वोकैब, 20 मार्क्स की प्रेसी, 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन और 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन. कितने हो गए? 20, 40, 60, 70. ये अगर आप 4 चीजों पे कंसंट्रेशन रख रहे हैं, नो वन
कैन फेल यू इन द एग्जाम ऑफ इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन, बट ये थोड़ा मुश्किल है। प्रेसी का क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पर एक प्रेसी की प्रैक्टिस करनी है। ऑल्टरनेट डेज के प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम 1973 टू 2020 तक। हम आपको 10 से 15 साल की प्रेसी का टेस्ट लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन आपने 1973 से 2020 तक की प्रैक्टिस करनी। सेम इज द केस विद कॉम्प्रिहेंशन और फिर वोकैब, आपने 20 नंबर की वोकैब करनी है और 10 नंबर की ट्रांसलेशन। अगर आपका फोकस वोकैब, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन पर है, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट जी 5 नंबर की पंक्चुएशन करने के चक्कर में टाइम जाया करते रहते हैं। 5 नंबर का पेयर ऑफ वर्ड्स, 5 नंबर के इडियम्स करने के चक्कर में पूरे जी वो 5-5 हजार इडियम्स याद कर रहे हैं, 5-5 हजार पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर रहे हैं, पूरा दिन बैठ के नरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई ये चीज मैटर नहीं करती। इडियम सिर्फ 5 पेपर्स के कर लो, उसमें से 2-3 रिपीट हो जाते हैं। 10 नंबर के भी हुए, 2 रिपीट हो गए, 4 नंबर मिल गए, सिर्फ 6 नंबर का घाटा है बस। यहाँ पर 70 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स। 20 की वोकैबुलरी, 20 का प्रेसी, 20 की कॉम्प्रिहेंशन, 10 की जो है वो 20 की ट्रांसलेशन, 10 की ट्रांसलेशन। तो अगर आपने वोकैबुलरी में से 20 में से 15 ले लिए, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में 10-10 भी ले लिए, तो आपके 35 नंबर तो यही बन गए। कितने चाहिए, सिर्फ 5 नंबर। आपके 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फोकस क्या होगा। मैं हमेशा बोलता हूं, स्टीव जॉब्स की कोटेशन थी कि व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू डू। वोकैब कहां से करें जी, जीआरई वोकैब, जीआरई की वोकैब। देखो मैंने लिखा हुआ भी है ना वोकैब में, मैंने सारे नाम लिखे हुए, अगर आप देखें तो जीआरई 501 सिनोनिम और एंटोनिम्स क्वेश्चंस हैं, एक फाइल है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और पास्ट पेपर, प्रेसी पास्ट पेपर से, कॉम्प्रिहेंशन पास्ट पेपर से, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस पूरे ग्रामर में जो आपको पढ़ाऊंगा, दिस इज मोर देन इनफ। मैं जो आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा उसमें से बाहर नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं आज आपको। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ग्रामर में मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा। ये देखें जी, ये चीजें ग्रामर के पोर्शन में इंशाल्लाह कवर होंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब, एरर इन द यूज ऑफ एडवर्ब, एरर इन द यूज ऑफ नाउन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंसिस्टेंसी, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ नीड, देयर, हाई टाइम, बेटर नॉट, ऑल्दो, ड्यूरिंग प्लस व्हाइल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेंटेंस अपीयरिंग लाइक इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होती नहीं है, यानी स्केर्सली, हार्डली, नो सूनर का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस और मिसलिनियस सेंटेंसेस। ठीक है जी, आगे बढ़े। देन हम पढ़ेंगे जी इसके बाद आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के। देन पंक्चुएशन, स्टॉप, पॉजेस, पैरेंथेसिस, हाइफन्स, डैशेस, एपोस्ट्रोफीज, क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देन हम जाएंगे अपने आर्टिकल्स के ऊपर, फिर हम पढ़ेंगे नरेशन। ठीक है, तो ये तमाम चीजें ग्रामर के अंदर मैं आपको कवर कराऊंगा। पूरी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दी है, बल्कि ये लेक्चर से ही लिया गया है। ठीक है, ये पूरा लेक्चर है, देखो पूरे लेक्चर है ये। कहां से बनाए गए ये पूरे लेक्चर, अगेन ये 3 बुक्स हैं जो मैंने पहले भी दिखाई थी, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, रेनन मार्टन, और जो है वो माइकल स्वान। आपने खुद से नहीं पढ़नी, इससे लेक्चर बना दिए आपकी अच्छाई के लिए। जो चीजें होंगी वो मैं आपको दे दूंगा। कोई पूछ रहा है सर एसएन कंपोजिशन क्लासेस कितने हेल्पफुल है 2022 के कैंडिडेट्स के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 वालों के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास टाइम है प्रैक्टिस का।
अगर वो अभी सेशन ले लेते हैं तो उनके पास 1 साल है प्रैक्टिस करने का, वो 25 साल की प्रैक्टिस 2 दफा कर सकते हैं। मेरी बात करो तो मैंने प्रेसी की 25 साल की प्रैक्टिस 2 दफा की थी। 1970 2020 से 1973 तक गया था, देन अगेन 1973 से 2020 तक आया था। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है जी। नहीं जी, फ्रंट बैक S2, रीना फ्रंट बैक S2। ये जो नोकिया 7 है या गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम है, काइंडली अपने असल नाम बता दें ताकि मैं आपको अपने नाम से बुलाऊं, अजीब सा ही लग रहा है। ठीक है ना? सर बस ऐसे करंट हॉट इश्यूज तो 2020 में चेंज होंगे ना, तो 2020 में चेंज होंगे, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज है जो आपने करने ही करने होते हैं। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, वाटर हमेशा से इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस इश्यूज हमेशा से इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी हमेशा से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, कोरोना वायरस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना? तो बनिस्बत आप 2022 में आए, फिर आप सीखें, अपने 2 महीने जाया करें, अभी से आप सीख लें ताकि आप फिर उसकी एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर पाए। ऐसे और पैसे की चेकिंग किस तरह होगी? जब तक आपको आती ही नहीं होगी, जब तक आपने मेरे पैटर्न पे सीखा ही नहीं होगा हसन। नहीं जी रीना, नहीं ले सकते, पाकिस्तान और इंग्लिश कंपोजिशन का पेयर नहीं ले सकते। पेयरिंग जो भी हुई हुई है, आप ऐसे और कंपोजिशन का पेयर ले सकते हैं 10,000 रुपीज के अंदर। आप पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स का ले सकते हैं 10,000 में, और इस्लामियात और जनरल साइंस ले सकते हैं 10,000। आई थिंक इट इज वेरी अप्रोप्रिएट प्राइस। इसके अंदर हार्ड कॉपी के नोट्स भी शामिल हैं जो आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। और अगर आप 6 के 6 सब्जेक्ट एक साथ ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर वो 30,000 नहीं 25,000 में आपको पड़ेंगे। इससे ज्यादा चीप प्राइस नहीं दे सकता, ये बहुत चीप है। इसके अंदर नोट्स ही सिर्फ 6 से 7,000 रुपए के हो जाते हैं डिलीवरी के साथ मिलाकर। ठीक है जी। कंपोजिशन में आपने क्या करना है, पूरी क्लासेस होंगी आपकी प्रेसी की, कॉम्प्रिहेंशन की, और उससे ज्यादा जो हमारी मेन फीचर है इसके अंदर कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराएंगे वीकली टेस्ट में। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी, पूरा ग्रामर का पोर्शन होगा और पूरा ग्रामर का पोर्शन इंशाल्लाह कवर कराएंगे। ठीक है जी। जी बिल्कुल, वेरिएशन ऑफ वर्ड्स यानी आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैं बता चुका हूं हसन खान, मैं अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में बता चुका था कि बिल्कुल आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि हमारा पूरा मोटो यही है कि जब हमने किया था कि सीएसएस का जो हमने सेशन किया था कि आपको जो है वो 2021 के लिए प्रिपेयर कराया जाए, आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। अदर मेजर रिलीजन्स तो होते ही नहीं है सीएसएस में। इस्लामिया से या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन तो हम ऑफर नहीं करते क्योंकि वो उसके बाद हमारी फैकल्टी नहीं है। कमर पूछ रही है सर ऑप्शनल भी कराते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शनल हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑडिट, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस एक्ट, मर्केंटाइल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज एंड यूएस हिस्ट्री। और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू एसे एंड कंपोजिशन? जी व्हाट इज द फी फॉर ऑप्शनल? जी डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल आईआर का इंक्लूडिंग नोट्स 10,000 रुपीज है क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं, IR1 IR2। सेम इज द केस विद ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। पॉलिटिकल साइंस अभी स्टार्ट होने वाला है, उसकी फीस थोड़ी सी कम रखी हुई है, 6,000 रुपीज। जेंडर स्टडीज की हमने 6,500 रखी थी। बिजनेस एड शुरू होने वाला है, अगेन 6,500, वो डिफरेंट है। सोशियोलॉजी का अभी बिल्कुल हमने सेशन कंप्लीट किया है जी।
रिसेंटली कंप्लीट किया, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर देंगे अलॉन्ग विद नोट्स। प्रैक्टिस से जी जय कुमार बोल रहे हैं सर, हाउ कैन वी मैनेज मेंटल स्ट्रेस ड्यूरिंग पेपर्स? प्रिपरेशन से जी, मॉक्स देंगे, जब आप बार बार मॉक्स देंगे तो आपको एक दिन में 2 पेपर देना बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या 2500 वर्ड 3 आवर्स में लिख के जा सकते हैं? सज्जाद हुसैन, पैराग्राफ का हिसाब होता है, 25 से 26 पैराग्राफ आप आसानी से लिख सकते हैं, इट इज मोर देन इनफ। जेंडर स्टडीज के लिए एक बेसिक बुक है जी गोंदल की, बट उसके बाद नेट आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है जी। बिल्कुल, सिंगल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपको महंगा पड़ेगा ना। अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे तो 7000 का, ऐसे और कंपोजिशन पढ़ेंगे तो 10,000 का आपको मिलेगा। तो इट इज मोर रैशनल अप्रोच टू अडॉप्ट बोथ सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ वन। ऐसे और कंपोजिशन पर ही रहें जी आप लोग तो ज्यादा बेहतर है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेज, डिफरेंट चीजें होती हैं, इसके अंदर अभी ना पढ़ो, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? मतलब जरूरी है कि परेशानी वाली बात पूछो। अब्दुल बासित, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। चले जी, ऐसे से कोई और आपको रिलेटेड सवाल? ऐसे कंपोजिशन से किसी और को सवाल है? नुजैरा अबड़ो कुछ पूछना चाहती हैं, कब से वो उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, काइंडली पूछें जी। मुझे लगता है नहीं पूछना उनने। क्रिमिनोलॉजी जी, ये देखो ऑप्शनल के सवाल ना करो अभी मुझसे, मुझसे आप सवाल करें ऐसे और कंपोजिशन का अभी फिलहाल। हाउ टू डेवलप क्वालिटी कंटेंट फॉर ऐसे रिसर्च के थ्रू जी, रिसर्च करें। नेट, इंटरनेट पे मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बता दूंगा, उसके थ्रू हो जाएगी। रिदा, मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था नहीं, वो मिस अक्सा पढ़ाती हैं, कस्टम्स में, पीएमएस में उनकी सेकंड पोजीशन है, तो वो अब उनका ओरिएंटेशन सेशन हमारे यूट्यूब चैनल है जी, सब पे जाएं। पॉलिटिकल साइंस हर एक सब्जेक्ट का आपको वहां पर जो है वो ओरिएंटेशन सेशन मिल जाएगा, सीएसएस ब्रेनरी के नाम पे, उसको सब्सक्राइब करें आप सब लोग। सीएसएस ब्रेनरी के नाम से जो है वो आपको हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाए, आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रैक्टिस जी, नौशर अली, प्रैक्टिस, टेक्निक्स को समझना, प्रैक्टिस और टेक्निक्स को समझना। जी हमारा पूरा कंपलसरी सब्जेक्ट का कोर्स तकरीबन 2 मंथ्स में खत्म हो जाता है। डिपेंड करता है वो किसमें, ये चीजें ना पूछें जी मलिक। चले जी, अब हमारा जो है वो नमाज के ब्रेक के बाद यानी 7:35 के ऊपर जो है वो हमारे पास जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सेशन है। उसके अंदर हमारे साथ मिस शफक भी मौजूद होंगी, ठीक है। मिस शफक महबूब जो कि आईआरएस में असिस्टेंट कमिश्नर है, वो भी मौजूद होंगी, उनसे भी आपका इंटरेक्शन करवाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नमाज ब्रेक के बाद 7:35 के ऊपर सेशन है। क्लास का लिंक वही यूज होगा जो ऐसे के लिए यूज हुआ था, कंपोजिशन के लिए यूज हुआ था। जिसने जी रजिस्ट्रेशन करानी है कंपोजिशन और ऐसे की 10,000 रुपीज सिर्फ आज तक हैं, कल से 12,000 रुपीज हो जाएंगे, तो वो करा लें। थैंक यू वेरी मच जी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू एसे एंड कंपोजिशन। उम्मीद है कि जी आपको समझ में आया होगा। 7:35 जनरल साइंस एंड एबिलिटी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उस क्लास में भी मौजूद होंगे।